नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद उन्हें एक धचका लग गया है और एक खतरा उन्हें पैदा हो गया है। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीलॉग में। बलूचिस्तान में एक बड़ी खौफनाक कार्रवाई हुई, यानी मैं हैरान रह गया जब ये सारी इतला मिली और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो आपके सामने रखूंगा। और वादिया तीरा में जबरदस्ती सूबाई हुकूमत की इजाजत के बगैर, इस वक्त उनकी इजाजत और उनकी मर्जी के बगैर एक ऑपरेशन किया जा रहा है और सूबाई हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, ना ही वो इस पे राजी है। सिर्फ जुबानी इसके ऊपर सूबाई हुकूमत मजम्मत कर रही है। वादिया तीरा से बहुत बड़ी तादाद में रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोग निकल रहे हैं। वो वहां से नकल मकानी कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर लंबी कतारें लगी है और रजिस्ट्रेशन का अमल निहायत सुस्त है। ये जो लोग वादिया तीरा को छोड़कर जा रहे हैं, ये अपनी जायदाद, अपनी जमीनें, अपने वसाइल और अपनी कीमती चीजें छोड़कर जा रहे हैं। जब ये वापस आएंगे तो नॉर्मली जब भी लोग ऑपरेशन के बाद वापस आए तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। लोगों से जो वादे किए गए हर ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, वो आज तक पूरे नहीं किए गए। हत्ता के जो वादे सवात में किए गए लोगों से, वो वादे भी पूरे नहीं हुए। मैं सवात में काफी अरसा रहा, वहां लोगों से मिला। ऑपरेशन के दौरान उन्हें जिन चीजों का सामना करना पड़ा, वो कानों को हाथ लगाते हैं और वो कहते हैं दोबारा हम कभी यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बहरहाल वादिया तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, जुबानी मजम्मत हो रही है, लेकिन इसके खिलाफ सूबाई हुकूमत ने किसी किस्म के एहतजाज का ऐलान नहीं किया। लोग एक मरतबा फिर दरबदर है। सूबाई हुकूमत कहती है हम इलेक्शन नहीं करने देंगे और बहुत बर्बादी आपको पता आती है ऑपरेशन के बाद। अब ये सारा मलबा जो है वो सूबाई हुकूमत पे गिरेगा। अब करना तो ये चाहिए कि सूबाई हुकूमत जाए, जाके लोगों के हालात दिखाए, जाकर इनके वज़रा वहां पे बैठ जाए और बताएं लोग किन हालात में निकल कर आए और इनके इलाकों के हालात किसने खराब किए हैं। वो हकायक सामने रखे जाएं, इनसे पूछें और वफाक से इनका हक मांगे, ताकि वफाक वो पैसा दे जो इन लोगों का हक है। सिर्फ इनके इलाकों में जाके खून रेजी करने को ऑपरेशन नहीं कहते, बल्कि आपने लोगों को वापस सेटल करना होता है। आप लोगों को निकाल दे तो पाकिस्तान में बाकी बचता क्या है? मादनियात या फिर बेच दें, इसके बाद फिर आप क्या बेचेंगे? तो किसी भी मुल्क के जो लोग हैं वो उसका असासा होते हैं। या सुहेल अफरीदी ने एक ट्वीट किया, मैं सबसे पहले आपके सामने वो रख दूं। सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं बार बार कह चुका हूं कि इस वक्त तीरा का ऑपरेशन और लोगों का जबरदस्ती इनखला बंद कमरों का फैसला है, जिसका मकसद दहशतगर्दी खत्म करना नहीं है, सियासी अजाइम पूरे करना है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये बात आगे बढ़ाऊं, मैं पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं। इमरान खान साहब ने कहा था अडियाला जेल के अंदर बैठ के कि आसिम मुनीर के ये सब करने के पीछे मकासद ये है ऑपरेशन के हवाले से। नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करना ऑपरेशन के जरिए से। नंबर 2, मगरिब में एंटी तालिबान लॉबीज को खुश करना और यह जाहिर करना कि आसिम मुनीर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यानी ये अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में इमरान खान साहब ने कहा कि ये इतना बड़ा खून रेजी का मामला खड़ा कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे सियासी अज़ाइम है। उनके वज़ीर आला भी यही कह रहे हैं, तीरा मेरा घर है, वो लोग मेरे हैं, मैं उनसे हूं और वो मुझसे है। वहां पर आज जो कुछ करवाया जा रहा है वो सिर्फ मुझे मेरे मौके पर डट जाने की वजह से मेरे लोगों को मुझसे मुनहरिफ करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हमारी हुकूमत अपने लोगों के तमाम मसाइल हल करने में इंशाअल्लाह कोई कोताही नहीं करेगी। ये मैंने अपनी कौम से वादा किया और मैं इंशाअल्लाह साबित भी करूंगा। हम पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई दहशतगर्दी, बंद कमरों के फैसलों में बदमाशी से जारी करदा मिलिट्री ऑपरेशन के तहत लोगों का मजबूरन इनखला, इन तमाम मजालिम के साथ साथ इंतजामिया के कामों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जबरदस्ती मुदाखलत की जा रही है। तमाम प्रोसेस को आहिस्ता किया जा रहा है। लोगों की रजिस्ट्रेशन नादरा कर रहा है, जो कि वफाकी इदारा है। वहां से रजिस्ट्रेशन में जानबूझकर लोगों को तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार चेकिंग और आंख का स्कैनर लगाकर लोगों को वेरीफाई करने में वक्त जाया करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। घंटों का काम दिनों में तब्दील किया जा रहा है ताकि लोग तंग हो। मुझे बदनाम करने की कोशिश करने वाले अपने अच्छे लोगों को मुतासरा लोगों में घुसाकर उनको उकसा रहे हैं। यानी वो गुड़ तालिबान बैठ तालिबान वाली बात वो यहां पे कर रहे हैं। तीरा के लोकल एमपीए अब्दुल गनी अफरीदी और मेरे बड़े भाई जब वहां पहुंचे तो अपने टाउट से उनकी बेइज्जती करवाने की नाकाम कोशिश की गई। वापसी में उनके लिए सड़क बंद करके रास्ता तब्दील करवाने पर उनकी जान को खतरे में डाला गया। अच्छे लोगों के रास्ते में गाड़ियां खड़ी करके जानबूझकर सड़क पर रश बनाया जा रहा है ताकि अवाम गुस्सा करे और मुंतखब नुमाइंदों को बुरा भला कहे। ये कह रहे हैं कि वो जानबूझकर मिलिट्री तीरा में ऐसे हालात पैदा कर रही है और उन मुजाहिरीन के साथ इस किस्म का रवैया रखा जा रहा है कि वो इंतजामिया से नाराज हो जाए।
अब ये बेचारे भोले भाले लोग हैं, इनको उकसाया जाएगा कि देखें जी ये तो आपके साथ सूबाई हुकूमत कर रही है, और जब सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे जाते हैं तो उनके खिलाफ वहां पे प्रोपेगेंडा करवाया जाता है। दहशतगर्दी की जंग बंद कमरों के फैसलों से नहीं जीती जा सकती। नीयत ठीक होनी चाहिए और एतमाद को बहाल रखना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर मुस्तकिल और पायदार अमन नामुमकिन है। बंद कमरों के फैसले जबरदस्ती मुसल्लत करने के पीछे हमेशा अज़ाइम कुछ और होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कौमी जरगे में खैबर पख्तूनख्वा की हर सियासी और मजहबी जमात समेत तमाम स्टेक होल्डर ने देर पा अमन कायम करने के लिए जो तजावीज पेश की उन पर अमल करवा कर ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। ये एक तस्वीर उन्होंने साथ पोस्ट की, उन्होंने कहा तस्वीर देख लें आप, इमरान खान को खत्म करना सबका अधूरा ख्वाब रह जाएगा। अब ये इश्क कई नस्लों तक पहुंच चुका है जो कभी इंशाल्लाह मिट नहीं पाएगा। ये एक तस्वीर है इमरान खान साहब की, एक बच्चा लेकर खड़ा है, तबाही का सामान वो 7 गाड़ियों पर लाद कर लेकर जा रहे हैं। इमरान खान साहब की फोटो लेकर एक बच्चा खड़ा है अपने एक ट्रक के ऊपर, और ट्रक के ऊपर जो सामान है वो गरीब गुरबा का सामान है, बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, तो ये वो जा रहे हैं। तो ये इसमें एक ANP का स्टेटमेंट भी है, वो भी मैं आपके साथ रख देता हूं, वो बड़ा जरूरी है। लेकिन सुहेल अफरीदी के इस स्टेटमेंट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमान अफरीदी ने एक सवाल उठाया। सवाल बड़ा जायज है उनका। उन्होंने कहा जी बड़े अदब आदाब से मैं हलफ दे के आपको कहता हूं कि मेरा कोई सियासी फायदा नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत दुखी हूं और तीरा का जो इस वक्त इनखला हो रहा है जबरदस्ती, वो नहीं देखा जा रहा। मैं चंद सवालात करना चाहता हूं और पहले ही माजरत कर लेता हूं। वो कहते जी आज 1 हफ्ते से जायद हो गया है कि तीरा ऑपरेशन शुरू हो गया, और आज आपने एक ट्वीट करके कह दिया कि मेरा भाई और MPA लगे हुए हैं। क्या ये कोताही नहीं है कि एक तरफ आप कहते हो कि मेरी कौम मुझसे है और मैं अपनी कौम से हूं? आप कराची तो जा सकते हो, लाहौर जा सकते हो, अडियाला जा सकते हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन यहां 4 लाख इंसान इनखला कर रहे हैं। इनके पास जाने का, दाद रसी करने का टाइम आपके पास नहीं है। देखिए एक नौजवान के लिए बड़ा अच्छा काम किया, मैंने पिछले वीलॉग में अप्रिशिएट भी किया। सुहेल अफरीदी साहब कराची चले गए फ्लाइट लेकर, एक नौजवान की शहादत हुई रैली के दौरान, तो वो कराची चले गए, बड़ी अच्छी बात। लेकिन यहां वादी तीरा में लाखों इंसानों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है, ऑपरेशन के नाम पे कत्लो गारतगिरी हो रही है, और ये ऑपरेशन को मानते भी नहीं सूबाई हुकूमत, और उनके पास जा भी नहीं रहे। ये वैसे बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल ठीक सवाल है। जब जमहूरियत है तो सवाल तो उठने चाहिए। सुहेल अफरीदी को पहली फुर्सत में जाकर अपने लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने कहा आप कहते हो कि ये बंद कमरों के फैसले हैं, मुझे मेरे मौक़िफ़ पर खड़ा होने की सजा दी जा रही है, तो आप बता दीजिए कि आपने इसको रोकने के लिए क्या किरदार अदा किया। आपकी असेंबली है, वहां पे आपने इस पर क्या काम किया, कौन सी कानून साजी की जा रही है, क्या तरमीम करवाई जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो बिल पास करना था, जिसमें तरमीम करनी थी, उसका क्या बना, और ना ही कोई आपने आइंदा का लाएमल बताया है कि इस ऑपरेशन के खिलाफ कौम ने या हमने करना क्या है। हम मानते हैं वो बदमाश है, जालिम है, आप चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन हमारा सवाल यह है कि आपने आज तक इन बदमाशों को रोकने के लिए क्या इकदाम किए हैं। अगर आपका यह ख्याल है कि एक ट्वीट से जान खुलासी हो जाएगी, तो ये आपकी खाम ख्याली होगी। कौम आपके साथ डट कर इनके खिलाफ खड़ी है और हर एक कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करके इनको रोका जाए। ये सुहेल अफरीदी साहब को उनकी अपनी पार्टी के अंदर से सवाल हुआ और दुरुस्त सवाल है। सुहेल अफरीदी साहब को प्रैक्टिकली लाया। अगर वो कहते हैं कि एक ऑपरेशन कौम को तबाह कर देगा, लोगों को बर्बाद कर देगा और उससे अमन भी नहीं आएगा, और अमन का एक रोड मैप उनके पास है, वो ये कहते हैं कि ये रोड मैप है, इसके ऊपर चलोगे तो अमन आएगा, तो फिर सुहेल अफरीदी साहब को ऐसे ट्वीट करके तो जान नहीं छूटेगी। फिर उन्हें अपनी असेंबली में भी जाना पड़ेगा, सड़क पे भी आना पड़ेगा, मुतासरीन के बीच में भी जाना पड़ेगा, उनसे बातचीत भी करनी पड़ेगी, खैमों में जाके भी वक्त गुजारना पड़ेगा। तो ये खतरा तो उन्हें लेना पड़ेगा, उनके वुज़रा को भी लेना पड़ेगा। तो सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से जो सवालात उठाए गए हैं वो गलत नहीं है, उन्हें इन सवालात का जवाब देना चाहिए। नादरीन, एक जो स्टेटमेंट है वो मियां इफ्तिखार साहब जो हैं ANP के सीनियर तरीन रहनुमा, उनका भी एक आया। उन्होंने कहा अफगानिस्तान के साथ तमाम रास्ते बंद कर दें। भाई क्यों बंद कर दें, ये भी पूछा उन्होंने। क्योंकि वहां से दहशतगर्दी होती है, ठीक है बंद कर दें। अच्छा तो ये 2 साल से दहशतगर्दी हो रही है, तो ये जो 45 साल से दहशतगर्दी हो रही है, ये कौन कर रहे हैं? सवाल तो बड़ा वैलिड है जनाब। यहां तो दहशतगर्दी 45 साल से हो रही है। अभी तो आपको बहाना मिल गया कि रास्ते बंद कर दो, इससे पहले रास्ते उन्होंने उस तरफ से बंद किए हुए थे, तब भी दहशतगर्दी हो रही थी। तो जो 45 साल से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जब से आपका गठजोड़ होता था तालिबान के साथ, वो कैसे हो रही थी? और मैं अभी एक वाकया आपके सामने रखता हूं, ये BBC पे रिपोर्ट भी हो गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है, और ये खारान का इलाका है बलूचिस्तान में। खारान में मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, थाने से कैदियों को भी छुड़वा के ले गए।
जो इतला है वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आए खारान में, उन्होंने अटैक किया। दर्जनों मुसल्लह अफराद ने शहर में दाखिल होकर पुलिस स्टेशन, जुडिशियल लॉकअप, बैंकों पर हमला किया। और मकामी अफराद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मुसल्लह अफराद ने थाने, वायरलेस सिस्टम और पुलिस गाड़ियों को जला दिया, कैदियों को छुड़वा कर ले गए, जबकि पुलिस एहलकारों का असला छीन कर बैंकों को भी लूट लिया। जनाब ये हालात हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, जहां पे इनकी अपनी हुकूमत है, जहां इन्हें ऑपरेशन करने से रोकता भी कोई नहीं है। वहां के हालात हैं और ऐसा लगता है कि जो बातें महमूद खान अचकजई या फजलुर रहमान साहब या कुछ दीगर जो बलूचिस्तान के रहनुमा है, वो जो बातें बार बार करते हैं कि बलूचिस्तान नो गो एरिया अमली तौर पे बन चुका है। अभी मैं एक साहब थे, वो कुछ अर्सा क्वेटा में रहकर आए, वो बता रहे थे, एक जगह पे मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, कोई क्लिप मेरी नजर से गुजरा, वो ये बता रहे थे कि भी कोयटा के अंदर रहना तो ऐसे है जैसे अब एक जेल में आ गया, अजीबोगरीब जगह, जगह जगह नाके हैं, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, कोई कारोबार नहीं है, हर तरफ खौफ है, एक अजीबोगरीब फिजा बनी हुई है पूरे के पूरे कोयटा में। तो ये कोयटा है सूबाई दारुल हुकूमत, जहां आपकी अपनी हुकूमत है, पूरा का पूरा बलूचिस्तान नो गो एरिया बना हुआ है। अब जनाब बताते हैं, मरकजी शहर में जुमेरात के रोज मुसल्लह अफराद की बड़ी तादाद दाखिल हुई, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले किए। मकामी हुकाम के मुताबिक हमलावरों ने सिटी पुलिस थाने को निशाना बनाया और सरकारी और निजी बैंकों को भी नुकसान पहुंचाया। हमलावर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर शहर में दाखिल हुए। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त में बताया कि हमले में पुलिस एहलकारों को जानी नुकसान नहीं हुआ, लड़ाई नहीं ना आगे से। ताहम हालांकि वो कहता था मोहसिन नकवी के एक SHO की मार है दहशतगर्द, लो आगे पूरा शहर लुट के चले गए अगले। उन्होंने कहा ताहम थाने की गाड़ियों और असले को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ असला हमला आवर अपने साथ ले गए। एहलकार के मुताबिक हमला आवर हवालात में मौजूद जेर समात कैदियों को भी जबरदस्ती अपने साथ छुड़वा कर ले गए। और जनाब ये है सूरत। सिविल अस्पताल खारान के MS डॉक्टर मुश्ताक ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 जख्मियों को लाया गया, जिनमें से एक नौजवान को गोली लगने से जख्मी हुआ, जबकि 4 बच्चे धमाके के नतीजे में उनको स्प्लिंटर्स लगे थे, वो जो होते छोटे मवाद जो होता है उसके अंदर, उसके वजह से जख्मी हो गए थे। मवाद जो धमाका के मवाद है वो उससे जख्मी हो गए थे। अब ये आप अंदाजा करें, ये खारान शहर जो है कोयटा से तकरीबन 300 किलोमीटर फासले पे है और यहाँ पे इस वक्त ये सूरत हाल है, जहां पे मिलिट्री का पूरा कंट्रोल है और ये उनके सूबाई दारुल हुकूमत के करीब एक इलाका है। ये हालात इस वक्त मैं आपको कहीं दूर दराज के नहीं, बलूचिस्तान के बता रहा हूं। और ये दावे करते हैं जनाब कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ये मामला है। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे सियासी अज़ाइम है। यही बात सुहेल आफरीदी ने भी कही। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना पूरा जोर लगा रही है और अपोजिशन जोर लगा रही है 8 फरवरी को लेकर कि 8 फरवरी को हम बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा मुल्क बंद कर देंगे। ये कॉल है अपोजिशन की। अपोजिशन ने कॉल दी हुई है कि 8 फरवरी को पूरा मुल्क बंद करना है, लेकिन कैसे बंद करना है इसके बारे में मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, इन्हें कुछ नहीं पता। 8 फरवरी को बस इन्होंने पाकिस्तान से गुजारिश कर दी, पाकिस्तानियों से, ये मुल्क बंद करना है। ना ये ट्रेडर यूनियन से मिले, ना ये वकला तंजीमों से मिले, ना ये दूसरी तंजीमों से मिले, ना ये लेबर यूनियन से मिले, ना ये ताजरों के रहनुमाओं से मिले, ना ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लोगों को मिलेंगे, उनको कायल करेंगे, उनको बताएंगे। फिर होती है हड़ताल कि भाई ये रीजन है, इस वजह से आपने हड़ताल करनी है। ना इन्होंने ग्राउंड के ऊपर अपनी लोगों की ड्यूटियां लगाई कि आपने कौन सा इलाका बंद करना और कौन सा नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है कि ये मौजूदे का इंतजार करने के अचानक पाकिस्तानी निकलेंगे और 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। हर मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इमरान खान साहब तो जेल में है ना, उनके पास तो प्लान होता था, वो बताते भी थे। ये हर दफा कहते हैं हम अपना सरप्राइज तैयार कर रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। पिछले साल 8 फरवरी को भी एक सरप्राइज था, बताया नहीं, हुआ भी नहीं। फिर इन्होंने कहा जी 26 नवंबर को हम एक सरप्राइज देंगे, बताया भी नहीं, हुआ भी नहीं। फिर जनाब इन्होंने कहा 5 अगस्त को इमरान खान साहब को जिस दिन पकड़ा गया था उस दिन एक सरप्राइज देंगे, बताया भी नहीं, हुआ भी नहीं। अब ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को हम जो करने जा रहे हैं हम पहले नहीं बता सकते क्योंकि एक बड़ा सरप्राइज है जो दिया जाएगा, इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो ग्राउंड के ऊपर तो कोई नजर नहीं आ रहा। इससे पहले भी बहुत सारे सरप्राइज कहे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन हकीकतन वो खुद एक सरप्राइज के इंतजार में। उन्हें लगता है कि किसी दिन अचानक से अवाम सरप्राइज दे दे और बाहर आ जाए और अवाम सारी चीजें अपने हाथ में ले ले और ये मौजूदा उनकी तहरीक की कामयाबी की वजह बन जाए। ग्राउंड के ऊपर टेक्निकली जो काम करना होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं पूरी दुनिया में, उससे वो काम चोरी एक तरह की मुझे लगता है वो कर रहे हैं। इमरान खान इनको बार बार डायरेक्शन देते रहे, अदालत में जाओ, अदालत में जाओ, अदालत में जाओ, इकट्ठे होकर जाओ, सारे जाओ, 350 बंदा आपका, आप अदालत में जाके बैठ जाए रेड जोन में। इस्लामाबाद हाईकोर्ट रेड जोन में, वहां जाके बैठ जाए, वहां कोई नहीं आंसू गैस चलाता आपके ऊपर। वो मार कुटाई करेंगे, 250 कैमरा निकल आएगा वहां पे,
अडयाला के बाहर तो 4 कैमरे होते हैं, 10 कैमरे होते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से बेचारे डिजिटल मीडिया के लोग जाते हैं। अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होंगे तो सारा रेड जोन है, दुनिया भर के नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के कैमरे वहां पे मौजूद हैं। तो जाए ना जाके अदालत में 2-3 दिन बैठ जाए कि जी मुलाकात ही नहीं करवा रहे। जज कहता है जी कल मुलाकात करवाएंगे, ठीक है जी कल हम इधर ही बैठेंगे, हमारे लोग जाएंगे मुलाकात करने के लिए, नहीं मुलाकात होगी हम इधर ही बैठेंगे अदालत में, सर आप हमें इंसाफ दें, हमें मिल ही नहीं रहा इंसाफ, हम आपको शिकायत लगाएंगे। बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ आप अदलिया को इंसाफ देने पर मजबूर कर सकते हैं, सिस्टम को आप झुका सकते हैं, लेकिन वो किसी मौजज़े का इंतजार कर रहे हैं, लगता तो ऐसे ही है नाज़रीन। और देखें ना ये करप्शन पे बात करते हैं, ना ये कोई स्कैंडल पकड़ते हैं। अब ये मरियम नवाज की एक और 2 नंबरी पकड़ी गई, इससे पहले इन्होंने इतनी प्राइवेटाइजेशन की, पकड़ के सारे स्कूल, बच्चों के स्कूल हो या जो हेल्थ यूनिट्स हैं वो सारे के सारे पकड़ के वो प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिए। जो देही इलाकों के अंदर DHQs वगैरह थे वो सारे इन्होंने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिए। तो पहले तो इन्होंने सेहत की चंगी तबाही फेरी, उसके बाद ये एक और प्रोजेक्ट देखे। मरियम नवाज ने पंजाब सरकार के खजाने से 3.5 अरब रुपए लेकर पंजाब के देही इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया। अभी मरियम की हुकूमत को 2 साल नहीं हुए, ये बात याद रखिएगा, अभी 2 साल उसकी हुकूमत को नहीं हुए और 3.5 अरब रुपए से एक प्रोजेक्ट लेकर आई और 1.5 साल, 1 साल पहले भी नहीं आया ये प्रोजेक्ट और इनसे 1 साल भी नहीं चला। ये 3.5 अरब रुपए लगा के बहुत सारी गाड़ियां ले ली, हेल्थ यूनिट ले लिए, ये चलते फिरते जो होते हैं, और ये सारे बनाकर जनाब इन्होंने इतना पैसा लगाया, 590 गाड़ियां ले ली, एम्बुलेंसें ले ली, सब कुछ करने के बाद पूरा प्रोजेक्ट बना दिया। जब इनसे नहीं चला तो अब उसको ठेके पर दे रहे हैं, यानी अरबों रुपए पंजाब के सरकारी खजाने से इस प्रोजेक्ट के लिए हासिल किए, फिर करोड़ों के इश्तिहारात दिए और आखिर में पूरा प्रोजेक्ट ही ठेके पर दे दिया, ये कहकर कि इस प्रोजेक्ट को चलाना सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं है। ये जनाब इनकी औकात है और ये है करप्शन के वो छोटे बड़े कारनामे जो ये लगातार करते चले जा रहे हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है। इसके अलावा इन्होंने जो वो सफाई के नाम के ऊपर पंजाब में सफाया फेरा, जो इन्होंने वहां पे जिस लेवल की करप्शन हुई है, और ये तो लगातार रोजाना की बुनियाद के ऊपर इनकी करप्शन के केसेस और चीजें सामने आती है कि फलाने फंड्स के अंदर ये हो गया, इतना फंड इन्होंने खुर्द-बुर्द कर लिया, इतने फंड का कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा, पूछने वाला ही कोई नहीं है। भाई उन्हें तो ये निजाम इतना उनके कदमों में गिरा हुआ है शरीफ खानदान के कि उन्हें तो एयरफोर्स का तैयारा मिलता है बच्चों के शादियों के कार्ड बांटने के लिए। तो इनसे कौन सवाल करेगा? इस वक्त तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन तारीख में सारे सवाल लिखे गए। नाज़रीन, ईरान ने तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी हैं अपनी। रूस ने जंग रोकने में अपना किरदार अदा किया, वो कोशिश कर रहा है कि जंग ना हो। अमेरिका अगले 2 दिनों में हमला कर सकता है, ये बहुत बड़े पैमाने पे खबर रिपोर्ट हो रही है, बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक फैसला कुन लड़ाई ईरान के साथ करना चाहते हैं, जबकि ईरान में मुजाहरे रुक चुके हैं। ईरानी हुकूमत ने इस बड़ी मुश्किल को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया है। पाकिस्तान का किरदार इंतहाई मुबहम रहा। बहुत सारे मुल्क क्लैरिटी के साथ आए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तानी हुकूमत इंतजार कर रही है कि लड़ाई हो, इसमें भी उनका कोई खांचा लग जाए। अब ये तो जनाब इसकी सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों थोड़ा खौफजदा है? देखिए, अमेरिका में जब इलेक्शन होता है ना, एक नया सदर आता है, तो 2 साल के बाद एक मिड टर्म इलेक्शन होता है, जिससे पता चल जाता है ये हुकूमत ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। और अगर एक हुकूमत कोई गलत पॉलिसीज बना रही है तो वो मिड टर्म इलेक्शन में ये होता है कि नई सीटें आने से फॉर्मेशन चेंज हो जाती है और उस सदर के पास बहुत सारे इख्तियारात कम हो जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को वो वाला खतरा लगना शुरू हो गया है और उसने बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन होने नहीं चाहिए मिड टर्म के। यानी इनको नजर आ रहा है कि अब इनको शिकस्त हो सकती है मिड टर्म इलेक्शंस में। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आ रहे हैं, लेकिन इसी साल के एंड में मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएंगे। ये जब मिड टर्म इलेक्शंस हैं, इनमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुमकिन है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और सेनेट में, दोनों जगह पे, जैसे हमारी सेनेट है और कौमी असेंबली है, वो दोनों जगह पे अपनी अक्सरियत बरकरार ना रख पाए। और अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा है कि मुझे फिर इंपीच किया जाएगा, यानी फिर मुझे सदर के ओहदे से हटाने की तैयारी की जाएगी। वो बड़ा पेचीदा अमल है, लेकिन जिसको भी इंपीच किया जाता है वो सदर फिर वहां पे ओहदे पे रुकना खुद भी उसके लिए मुनासिब नहीं होता। उसकी पार्टी का दबाव इतना आ जाता है कि उसको पीछे हटना पड़ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप लेकिन मुख्तलिफ आदमी है, देखें वो कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए सब अच्छा नहीं है, खतरात तो हैं। अब नाज़रीन, हमास के पास इस वक्त एक लाश बाकी है जो खुद भी ढूंढ रहे हैं। गाजा में इसराइलियों की एक लाश बाकी है और उसके लिए मुसीबत डाली हुई है इसराइल